आज मैं एक बुक को बहुत ही डिटेल में समराइज करूंगा जो वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग स्टाइल के ऊपर लिखी गई है। बुक का नाम है 7 सीक्रेट्स टू इन्वेस्ट लाइक वॉरेन बफेट, जिसके ऑथर है मैरी बफेट। वॉरेन बफेट एक अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर एंड फिलांथ्रोपिस्ट है जो करंटली चेयरमैन एंड सीईओ है बर्कशायर हैथवे कंपनी के, और इनको माना जाता है पूरी दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर। और इनकी नेटवर्थ सितंबर 2022 में है 97 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये पूरे दुनिया के रिचेस्ट लोगों में 7वें नंबर पे आते हैं। तो पहला स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग इज द फाउंडेशन फॉर वॉरेन बफेट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग की वजह से ही वॉरेन बफेट इतने सक्सेसफुल बने हैं। मान लीजिए कल आप सुबह उठे और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप 100 रुपए के नोट सिर्फ 10 रुपए में खरीद सकते हैं, और ये मौका सिर्फ इंडिया में कुछ ही लोगों को मिला है। तो आप क्या करेंगे? तो ऑब्वियस आंसर है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उनसे आप ज्यादा से ज्यादा नोट्स खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ सिमिलर होता है इन्वेस्टिंग की दुनिया में, जिसे कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें आप उन स्टॉक्स को खरीदते हैं जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में ट्रेड हो रहा होता है। स्टॉक मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर्स इमोशन के बेसिस टिप एंड गेस करके वो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और मोस्टली ओवर रिएक्ट करते हैं गुड एंड बैड न्यूज पर, जिस वजह से प्राइस मूवमेंट होता है। और वो प्राइस मूवमेंट कंपनी के फंडामेंटल से मैच नहीं होता है, और यही ओवर रिएक्शन की वजह से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है जिनके फंडामेंटल्स तो बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन वो अभी डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रेड हो रहा होता है। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्पेकुलेट करते हैं। स्पेकुलेट का मतलब है जब आप ऐसा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं जिसमें पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि स्पेकुलेशन में ज्यादातर लोग कोई डेटा, रिसर्च या लॉजिक यूज नहीं करते हैं। जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा रिस्की कंसिडर किया जाता है उसे स्पेकुलेटिव स्टॉक्स कहते हैं। पेनी स्टॉक एग्जांपल है स्पेकुलेटिव स्टॉक्स का। वॉरेन बफेट कभी भी स्पेकुलेट नहीं करते और ना ही कभी किया है। इनफैक्ट वो बिलीव करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में। वैल्यू इन्वेस्टिंग का प्रिंसिपल उन्होंने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखा था। बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिसर्च बेस्ड होना चाहिए जिसमें आपकी फंड की सिक्योरिटी हो और लॉन्ग रन में आप अच्छा रिटर्न्स आप कमा पाओ अपने इन्वेस्टमेंट पे। अब हम वापस आते हैं उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपको मिला था। यानी आप 100 रुपए के नोट्स खरीद सकते हैं सिर्फ 10 रुपए में। यानी अगर कोई कंपनी जिसका ट्रू वैल्यू 1000 रुपए है क्योंकि उनका फंडामेंटल्स अच्छा है, लेकिन वो स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है जिस वजह से वो अभी सिर्फ 100 रुपए में ट्रेड हो रहा है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो वो तुरंत ही आपके इन्वेस्टमेंट के बाद और ज्यादा अंडर वैल्यूड हो सकता है। पर यहाँ पे वॉरेन बफेट का एक और स्किल हमें सीखना पड़ेगा जो है पेशेंस का। इन शॉर्ट, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है कंपेयर टू स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिंग या फिर किसी के टिप पर इन्वेस्ट करना। कुछ स्टॉक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिस पर आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए। नंबर 1 टाटा एलेक्सी, नंबर 2 TCS, नंबर 3 L&T इन्फोटेक, नंबर 4 कोल इंडिया, नंबर 5 जिलेट इंडिया लिमिटेड। तो पहले स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग की वजह से ही वॉरेन बफेट इतने सक्सेसफुल बने हैं, और हमें भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, ना कि स्पेकुलेटिंग, जिसमें हम सबको रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है और अपने पैसों को सिक्योर रखना है जिससे कि वो डूबे ना। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इससे यूट्यूब इस वीडियो को और भी ज्यादा व्यूअर्स को रेकमेंड करेगा, और ऐसा आप करते हैं तो मैं आपका बहुत थैंकफुल रहूंगा। दूसरा स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है सम बिजनेसेस हैव क्रिएटेड इकोनॉमिक मोड्स दैट इनेबल देम टू विथस्टैंड मार्केट फ्लक्चुएशन। कुछ बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपना इकोनॉमिक मोड्स बना लिया है जिससे मार्केट ऊपर या नीचे जाने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा इकोनॉमिक मोड के बारे में। पहले के जमाने में बहुत सारे किले हुआ करते थे, तो जितने भी राजा थे वो हमेशा अपने किलों को दुश्मनों के अटैक से बचाने के लिए डिफरेंट चीजें करते थे। उससे ये होगा कि जब दुश्मन आए उन पे अटैक करने के लिए तो वो किले के अंदर घुस ना सके। उसे कहते हैं मोड्स। तो यहाँ पे इकोनॉमिक मोड एक मेटाफोर है कि वो बिजनेसेस जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं वो सरवाइव कर लेते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन। तो वॉरेन बफेट जब स्टॉक्स को चुनते हैं तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ साथ वो ये भी चेक करते हैं कि क्या इस कंपनी के पास इकोनॉमिक मोड्स हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। जैसे वॉरेन बफेट कोका कोला में बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। वॉरेन बफेट कोका कोला के 40 करोड़ शेयर्स को ओन करते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू है 2516 करोड़ USD।
रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए आप 78 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से वो कोका कोला कंपनी के 9.2% स्टेक के मालिक हैं। वो शुरुआत से ही कोका कोला कंपनी में बिलीव करते थे कि इनके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, इसीलिए 1988 में इन्होंने 23 मिलियन शेयर्स खरीदे थे 2.73 USD पर शेयर के प्राइस पर। तो वॉरेन बफेट का मानना है कि स्टॉक्स को बाय करने का मतलब है कि मैं राजाओं की किलों को खरीद रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी है कि उन किलों के पास हाई सिक्योरिटी हो एंड प्रोटेक्शन हो, यानी उन स्टॉक्स के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। तो इकोनॉमिक मोट यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन 3 कैटेगरी है जो आपको जानना चाहिए। नंबर 1, प्रोडक्शन एडवांटेज। जब कोई कंपनी प्रोडक्शन एडवांटेज अचीव कर लेती है तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को कम कॉस्ट पर डिलीवर कर सकती है कंपेयर टू उनके कॉम्पिटिटर से। 2 फीचर्स होते हैं प्रोडक्शन एडवांटेज के। नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी, यानी एक ऐसा प्रोसेसेस या सिस्टम बनाना जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो और जो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो कॉपी करना। जैसे कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं, उनका एक सिग्नेचर टेस्ट है जो बाकी के ड्रिंक्स में नहीं होते हैं। जैसे इंडिया में पार्ले जी बिस्किट का भी एक बहुत ही यूनिक टेस्ट है, जिसके लिए चाय के साथ लोग पार्ले जी को प्रेफर करते हैं आज भी। दूसरा फीचर है प्रोडक्शन एडवांटेज का प्रोटेक्शन। कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रही है पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क या फिर ऑपरेटिंग राइट्स से, जिस वजह से वैसे प्रोडक्ट कोई और कंपनी नहीं बना सकता, और ये भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। दूसरा कैटेगरी है इकोनॉमिक मोड का, वो है कंज्यूमर एडवांटेज। अगर एक कंपनी अपने कस्टमर को ज्यादा एडवांटेज देती है कंपटीशन से, तो ये भी एक इकोनॉमिक मोड होता है, जिसमें पहला फीचर है हैबिट एंड हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन का। फॉर एग्जांपल, सिगरेट ब्रांड्स में भी लोगों का एक लॉयल कस्टमर बेस होता है, वो अपने स्पेसिफिक ब्रांड को ही प्रेफर करते हैं। इवन चाय कॉफी का भी एक अलग डिबेट है, बहुत लोग चाय को प्रेफर करते हैं, बहुत लोग कॉफी प्रेफर करते हैं। पर्सनली मैं कॉफी प्रेफर करता हूँ, बहुत मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो चाय के बिना रह नहीं सकते। फीचर नंबर 2 है स्विचिंग कॉस्ट का। इसमें कस्टमर को प्रॉब्लम होती है दूसरे ब्रांड को यूज करने में, क्योंकि वो जिस ब्रांड को अभी यूज कर रहे हैं उससे वो कंफर्टेबल हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एंड्रॉइड फोन यूजर आईफोन को प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ स्विचिंग कॉस्ट की वजह से। तीसरा कैटेगरी है इकोनॉमिक मोड का ब्रांड वैल्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक कंपनी आपसे ज्यादा चार्ज कर सकती है फिर भी उनका रेवेन्यू कम नहीं होता है, क्योंकि उनका ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत अच्छा है। जैसे स्टारबक कंपनी ने कैपिटलाइज किया है अपने ब्रांड वैल्यू का, जिससे वो अपने कॉफी को इंडिया में 300 रुपए से ज्यादा में बेच सकते हैं और लोग हैप्पीली पे भी करते हैं, क्योंकि उनका एक ब्रांड रिकॉग्निशन है। वही अगर एक अमित अपना खुद का कॉफी शॉप ओपन करे तो वो इस रेट में कॉफी नहीं बेच पाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने सीखा वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ साथ कंपनी की इकोनॉमिक मोड्स या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पर भी फोकस करते हैं। नंबर 1 प्रोडक्शन एडवांटेज, नंबर 2 कंज्यूमर एडवांटेज, नंबर 3 ब्रांड वैल्यू। तो अभी तक हमने 2 स्ट्रैटेजी सीखा है कि कैसे वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर 1 वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, ना कि स्पेकुलेटिंग। नंबर 2 वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी की स्टडी करते हैं और तभी उन पे इन्वेस्ट करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे स्ट्रैटेजी में, जो है व्हेन लुकिंग फॉर इन्वेस्टिंग आइडियाज यूज लॉजिक एंड योर ओन इंटरेस्ट। यानी जब भी आप इन्वेस्टिंग आइडियाज ढूंढ रहे हो तो आपको खुद के इंटरेस्ट पर शुरू करनी चाहिए। इससे आपकी जर्नी की स्टार्टिंग बहुत स्मूथ एंड फन रहेगी। ये टॉपिक उनके लिए है जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं कि किस कंपनी की शेयर्स खरीदनी चाहिए। वॉरेन बफेट फेमस है उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करने के लिए जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं है और जिसके बिजनेस को वो नहीं समझते हैं। इसीलिए 1990s में वो अवॉइड कर रहे थे कंप्यूटर एंड इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। उल्टा उन्होंने फोकस किया बिजनेस जैसे बैंक, एयरलाइंस, अमेरिकन एक्सप्रेस, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे इनके बिजनेस समझ में आती है, उनको पता है कि ये बिजनेस क्या ऑफर कर रही है, कैसी ऑपरेट करती है, उन्हें पता है कि इनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है आज और आने वाले समय में भी इनकी वैल्यू वैसे ही रहने वाली है। वॉरेन बफेट एक फेज यूज करते हैं, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत हार्ड है इसे मास्टर करना। इमेजिन करिए 2 सर्कल्स है जिसमें एक बहुत ही बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है। तो अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट एंड चार्ली मुंगर, ये बड़ा सर्कल है व्हाट यू थिंक यू नो और छोटा सर्कल है व्हाट यू नो। इन दोनों ही सर्कल में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ पता होता है, लेकिन रियलिटी में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको अच्छे से पता होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं तो आपको पता है कि बैंक के बिजनेस कैसे काम करता है, इसका ग्रोथ पॉसिबिलिटी क्या है, कौन सा बैंक बेटर सर्विसेज दे रहा है और किन बैंकों को मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस हुआ। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, तो कुछ गूगल सर्चेस से वो आपसे ज्यादा नहीं सीख सकता है बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप बहुत अभी यंग है
तो आपको सबसे ज्यादा रीड करना चाहिए अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए, और दूसरों के मिस्टेक से सीखना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो आप खुद मिस्टेक्स करके नहीं सीख सकते, क्योंकि इससे बहुत टाइम लग जाएगा। चौथा स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है, फाइंडिंग गुड वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स विल बिकम ईजियर इफ यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना और सही स्टॉक्स को चुनना इजी हो जाएगा अगर आप बिजनेस के बारे में कुछ चीजें सीख लेते हैं। तो वो बहुत ज्यादा टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आपको लगता है कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके लिए, तो आपको 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी उस कंपनी की। नंबर 1 द बैलेंस शीट, नंबर 2 द इनकम स्टेटमेंट, नंबर 3 द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको ये तीनों कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। बैलेंस शीट कंपनी की नेटवर्थ बताती है, इस कंपनी के पास कितना एसेट है एंड क्या लायबिलिटीज है, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे ये बैलेंस शीट का समरी है बजाज फिनसर्व का, इसका टोटल एसेट आप देख सकते हैं 2022 में है 3,33,719 करोड़। वही लायबिलिटीज है 2,93,472 करोड़। और टोटल एसेट को अगर माइनस करते हैं टोटल लायबिलिटी से, तो आपको टोटल इक्विटी मिलता है, यानी नेटवर्थ कंपनी का, वो 2022 में रहा है 40,247 करोड़। और आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 इयर्स में बजाज फिनसर्व की नेटवर्थ कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है। दूसरा है इनकम स्टेटमेंट। ये हमें ये बताता है कि उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट या लॉस अचीव किया उस साल में। जैसा कि एग्जांपल के लिए बजाज फिनसर्व कंपनी की इनकम स्टेटमेंट देख सकते हैं आप, इनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है हर साल और नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो हो रहा है। वॉरेन बफेट का फेवरेट फाइनेंशियल रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। ROE सिंपल शब्दों में है एक कंपनी कितना अच्छी तरीके से रिटर्न जनरेट कर रही है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है शेयर होल्डर से। जैसे हम जब इन्वेस्ट करते हैं FD में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 5% तक का रिटर्न। तो एक कंपनी कितना रिटर्न्स कमा के दिया है अपने इन्वेस्टमेंट पर, वही है ROE। बजाज फिनसर्व का ROE है 11.98%। इन्होंने अपने शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट पर इतना रिटर्न्स कमा कर दिया है। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमें ये बताता है कि कंपनी कैसे अपने पैसों का यूज करती है, क्या उनके पास डे टू डे ऑपरेशन के लिए इनफ कैश है, क्या वो कंपनी अपने डेट्स पे कर रही है, कितना डिविडेंड्स वो अपने शेयर होल्डर को देती है। एग्जाम्पल के लिए ये है कैश फ्लो का समरी बजाज फिनसर्व का। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने सीखा कि वॉरेन बफेट मेक श्योर करते हैं कि वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़े, और इसे कैसे डिटेल में पढ़ते हैं इस पर मैं फ्यूचर में जरूर वीडियो बनाऊंगा। स्ट्रैटेजी नंबर 5 जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है नेट मेथड। अगर मान लीजिए आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्दी लग रही है, यानी उनका कैश फ्लो पॉजिटिव है, उनका रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी, और उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी डिमांड होने वाली है फ्यूचर में, लेकिन तब भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है उस कंपनी में, वॉरेन बफेट यूज करते हैं नेट मेथड, जिसे डेवलप किया है वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम ने, और ये बैकबोन है सारे वैल्यू इन्वेस्टिंग का। इसमें आपको 2 नंबर्स को कंपेयर करना है। पहला है कंपनीज नेट करंट एसेट वैल्यू, जिसे लिक्विडेशन वैल्यू भी कहते हैं। दूसरा है नेट करंट वैल्यू पर शेयर। नेट करंट एसेट वैल्यू बेसिकली लिक्विडेशन को कहते हैं। लिक्विडेशन यानी जब एक कंपनी अपना सब कुछ बेच देती है, इवन अपने सारे डेट्स को क्लियर कर देती है, तो उसे लिक्विडेशन कहते हैं। तो नेट करंट एसेट वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के पास क्या बचा है जब वो अपने कंपनी को बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है जिसका करंट एसेट है 50 लाख रुपए का और लायबिलिटी है जिसमें डेट भी है 40 लाख रुपए का, तो वो कंपनी का नेट करंट एसेट वैल्यू हुआ 10 लाख रुपीस। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर। ये बेसिकली एक शेयर होल्डर को कितना पैसे मिलेंगे लिक्विडेशन के बाद ये बताता है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको NCAV यानी नेट करंट एसेट वैल्यू के साथ आपको आउटस्टैंडिंग शेयर को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 1 लाख लोगों के पास इस कंपनी का शेयर था, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख यानी 10 रुपीज पर पर्सन। तो इस मेथड में आपको ये देखना है कि क्या इस कंपनी की करंट प्राइस 10 रुपए से ज्यादा है या कम है। अगर 10 रुपए से ज्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड है, अगर 10 रुपए से कम है तो वो अंडर वैल्यूड है। बेंजामिन ग्राहम नेट मेथड को और एडवांस बनाते हैं बाय अप्लाइंग 33% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी वो कहते हैं कि NCAV यानी नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर का 33% कम होना चाहिए उसका करंट ट्रेडिंग प्राइस से, तब आपको तुरंत ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी इस केस में अगर उस स्टॉक का प्राइस 6.7 रुपीज तक ट्रेड कर रहा है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में। तो इस मेथड में हमने सीखा कि वॉरेन बफेट नेट मेथड को यूज करते हैं एंड 33% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी को भी कैलकुलेट करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में।
स्ट्रैटेजी नंबर 6 है गुड हैबिट्स लाइक सेविंग मनी एंड अवॉइडिंग डेट आर की टू क्रिएटिंग वेल्थ। वॉरेन बफेट का ये मानना है कि इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास पैसे होने चाहिए, इसीलिए द इजीएस्ट वे टू मेक मनी इज सेव मनी। और आपको अपनी इनकम का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए हर मंथ। आपको जैसे ही पैसे मिलते हैं आपको तुरंत ही अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी करंट इनकम के अकॉर्डिंग 10% कुछ भी ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे से ज्यादा आपकी इंटेंशन मैटर करती है। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस जमाने में यूट्यूब, इंटरनेट कुछ भी नहीं था जिससे वो इंस्पायर हो सके इन्वेस्टिंग के लिए। दूसरा, आपको अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है जो आपके 6 महीने से 1 साल तक का खर्चे आपको अपने बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर आपकी पर मंथ एक्सपेंस है 25,000 रुपए तो एटलीस्ट आपको 1.5 लाख रुपए पैसे होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में फॉर इमरजेंसी। और ये इमरजेंसी फंड है, इसे सिर्फ इमरजेंसी पर ही यूज करें। तीसरा, आपको इंश्योरेंस लेना है। वैसे आपकी जितनी बजट है उतना बेटर है कि आप डिफरेंट लाइफ एरियाज के इंश्योरेंस ले, लेकिन आपको 2 इंश्योरेंस तो लेनी ही है। नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस, नंबर 2 हेल्थ इंश्योरेंस। स्ट्रैटेजी नंबर 7 है फॉलो 5 सिंपल रूल्स टू मैनेज अ डाइवर्स एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्टफोलियो। अब आते हैं आखिरी एडवाइस पर, जो है 5 आसान नियम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। तो रूल नंबर 1 है फंड एलोकेशन का। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि कितने पैसे आपको यूज करना है इन्वेस्टिंग के लिए एंड फ्यूचर में आपको कितने पैसे चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आप अपना फंड एलोकेट करें। रूल नंबर 2 है 10% से ज्यादा आपको एक सिंगल स्टॉक पर इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि एज अ बिगिनर आपको डाइवर्सिफाई करना है डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तीसरा, रैंक योर प्रोस्पेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल आपको 20 कंपनी पसंद आई है और आपने चूज किया है फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उसे आपको रैंक करना पड़ेगा अपने स्टडी के ऊपर और टॉप 3 या फिर टॉप 5 में ही आपको इन्वेस्ट करना है। रूल नंबर 4 है साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को आपको रिव्यू करना है। अपने इन्वेस्टेड कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आपको न्यूज फॉलो करना है और कुछ रेड फ्लैग्स दिखते ही आपको एडजस्टमेंट्स भी करना है अपने पोर्टफोलियो में। 5वां है नॉट टू सेल योर स्टॉक्स बेस्ड ऑन प्राइस अलोन। एक कंपनी अपने स्टॉक प्राइस से काफी ऊपर है, अपने इन्वेस्टमेंट को आपको एज अ एम्प्लॉय देखना है कि क्या आप किसी को जॉब से निकाल दोगे अगर वो 1-2 दिन अच्छे से काम ना करे। सिर्फ अगर किसी कंपनी का प्राइस थोड़ा कम हो जाता है तो इस बेसिस पर आपको अपने शेयर्स को नहीं बेचना है। आउटस्टैंडिंग कंपनीज के प्राइस ड्रॉप होते हैं टाइम टू टाइम और इसी सिचुएशन का वॉरेन बफेट फायदा उठाते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं जब डिस्काउंटेड रेट में शेयर ट्रेड हो रहा होता है। तो चलिए इस वीडियो के क्विक समरी करते हैं। वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग स्टाइल पर ये बुक लिखी गई है। तो पहला स्ट्रैटेजी जो हमने सीखा इस वीडियो में, वैल्यू इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट के लिए फाउंडेशन है उनके इन्वेस्टिंग सक्सेस में। दूसरा, वॉरेन बफेट हमेशा कंपनीज की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डिटेल में स्टडी करते हैं उनमें इन्वेस्ट करने से पहले। तीसरा, वॉरेन बफेट अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर इन्वेस्ट नहीं करते। वॉरेन बफेट बिजनेस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते हैं। 5वां, वॉरेन बफेट नेट मेथड को यूज करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 6, हमने इस बुक से सीखा है कि गुड हैबिट्स रिगार्डिंग मनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं पैसों के मामले में। और आखिरी स्ट्रैटेजी जो हमने सीखा है 5 सिंपल रूल टू मैनेज योर पोर्टफोलियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल समरी पसंद आई होगी।